Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the God who is most bountiful and beneficial in the world. रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे जो पिछला लेक्चर एक हमने लिया था उसमें सिर्फ हमने ये देखा था कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से किन चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। हमने ये भी देखा था कि शॉर्ट सिलेक्टिव अगर स्टडी करनी है तो कौन कौन से चैप्टर करने हैं। एंड टाइम पे अगर हम कर रहे हैं तो हम कौन कौन से चैप्टर्स करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का नाम क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स किसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं जब कोई भी आपने कोई क्वांटिटी को या कोई नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम मैट्रिक्स पढ़ने लगे। डिटर्मिनेंट जब आगे हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में उसकी जितना भी जरूरी है वो आपके लिए उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिटर्मिनेंट क्या है? एक खास प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर, एक खास प्रॉपर्टी है जिसको हम ये जिस वैल्यू को हम बाद में यूज करते हैं मल्टीपर्पजेस के लिए। ठीक है, जैसे एक आपकी ही क्लास में एक यूज होगा कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है या उसी कैटेगरी को हम कहते हैं वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उधर से हमें पता चलता है कि हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं। खैर, सबसे पहले मैट्रिक्स को कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है? जब मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज है 2 और 3, इसको मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ये मैट्रिक्स बन गया। इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल बाहर एक प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस के खेल रहे हैं हमें नहीं पता। हमने उनको जब एक रूम के अंदर बंद कर दिया, जैसे एक 9th की क्लास हो गई तो 9th के अंदर सिर्फ 9th के बच्चे होंगे, एक हमने उनको बाउंड्री के अंदर महदूद कर दिया है। तो इस चीज को हमने क्या कहा कि हमने एक क्लास बना दिया। इसी तरह से अगर जब हम नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो हम कहते हैं ये क्या बन गया? मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो दूसरी चीज मैट्रिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट होती है वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। ऑर्डर जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम 3 लोग हैं तो हम क्या ऑर्डर देंगे उधर कि फॉर एग्जांपल हम 3 लोग हैं, 3 लोगों का क्या ऑर्डर होगा? लेट्स सपोज 2 शवारमे एक बर्गर। तो ये हमारा ऑर्डर, यानी समहाउ कोई क्वांटिटी बताना या अपनी जो क्वांटिटी है उसको डिस्क्राइब करना। इसी तरह से मैट्रिसेस में जो क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब करते हैं वो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से करते हैं। और ऑर्डर में क्या करते हैं? हम उसमें बताते हैं रोज और कॉलम्स कितने हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में ये होता है कि आप बताते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देते हैं तो हम बताते हैं कि कितने बर्गर, कितने शवारमे, कितने पिज्जे मंगवाने हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स का ऑर्डर में होगा, हम ये बताएंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं। अब सबसे पहले जो होगा, आपने हमने इसको क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स बताना है तो हम देखेंगे कि इसकी रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। अब रो कौन सी होती है, कॉलम कौन सा होता है? रो स्टार्ट होती है, रो का लफ्ज स्टार्ट होता है आर से। तो व्हेन यू मूव टुवर्ड्स राइट, ये राइट साइड है हमारी, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स राइट तो जो लाइन बनती है ना इसको रो कहते हैं। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है, इसके अंदर एक ही लाइन राइट साइड पे मूव कर रही है तो ये क्या होगी? रो। फिर इसी तरह से जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये नेगेटिव वाई। तो एक्स एक्सिस वाली जो होगी वैल्यू वो रो होगी, वाई एक्सिस वाली कॉलम हो जाएगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर में हम कहते हैं कि पहले रोज को लिखना फिर कॉलम्स। अब जैसे यहाँ पे एक रो है और कॉलम्स कितने? 2, तो 1/2। इसको अगर लाइव एग्जांपल एक देके समझाया जाए तो वो कैसे बताया जा सकता है? फॉर एग्जांपल एक ही क्लास है, ठीक है, अब ये क्लास में ये गर्ल्स की साइड है, ये बॉयज की साइड है। अब यहां पे मैंने 3 चेयर्स रख दी, ठीक है। अब 3 चेयर्स में इधर देखो, रो ये होगी जब हम राइट साइड पे मूव करें, 1 रो, 2 रो और 3 रो, यानी इस तरह से 3 रोज में गर्ल्स बैठी हुई है। और वर्टिकली कितने कॉलम्स हैं? वर्टिकली भी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 ही हमारे पास क्या है? कॉलम्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर होगा 3/3, 3 रोज 3 कॉलम। और नेक्स्ट सपोज मेरे पास बॉयज वाली लाइन में एक ही
ये एक बच्चा बैठा हुआ है, इधर भी इसके पीछे एक बिठा दिया और इसके पीछे भी एक बिठा दिया। अब रोज ही कितनी है, एक दो तीन, यानी एक बच्चा बैठा है, उसके पीछे भी एक चेयर है, उसके पीछे भी एक चेयर है, तो ये 3 रोज हो गई है। और कॉलम अगर देखें तो कॉलम सिर्फ एक ही है, ठीक है। अगर आगे इस तरह से लिखा होता तो फिर हम लिखेंगे ये 2 कॉलम्स हो गए, पर क्योंकि एक ही कॉलम है तो हम उसको एक कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ जैसे ये है, इसमें रोज 3 है, कॉलम 1 है, तो इसी क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है वो समझ लगी होगी। अब ए पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें वो कहता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपने बताना है। ऑर्डर किसको कहते हैं, वो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें कितनी रोज है, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 ऑर्डर हो गया इसका। फिर इसमें क्या है, एक रो है 2 कॉलम्स है, तो इसका क्या होगा 1 बाय 2। पहले रो कितनी है फिर कॉलम। और इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, तो 3 बाय 1। इसमें आपने जैसे ये रो उधर भी मैंने बताया, एक रो में चाहे एक ही एंट्री है, हमारे लिए वो रो कंसीडर की जाएगी। यानी यहाँ पे चाहे एक ही बच्चा बैठा हुआ पर वो रो के अंदर तो आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसी तरह से इसके जो बाकी पार्ट्स है उनके अंदर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ऑर्डर बता देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास बी वाला है वो सेम इसी तरह का, उसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। सी मैंने करवा दिया, डी भी करवा दिया। ई में क्या है, ई में आपके पास इसी तरह से 3 लाइंस है और इसके आगे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, तो वो 3 बाय 2 हो जाएगा। फिर एफ में एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो वो 1 बाय 1 हो जाएगा। जी में 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, जैसे इसकी मैंने 3 रोज और 3 कॉलम्स बनाए हैं। और एच में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर 2 बाय 3 हो जाएगा। तो इसके बाद इधर आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में, ज्यादा ज्यादा आ जाएगा तो एमसीक्यू आ जाएगा। सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए बच्चों को कि ये क्या चीज है, ऑर्डर क्या है, आगे जाके इसका अगर कहीं भी यूज होता तो बेसिक्स आपकी क्लियर हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इक्वल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स हमें नाम से ही पता चला, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जो दो डेफिनेटली जब हम कंपेयर करते हैं तो 2 वैल्यूज के दरमियान में होता है। इक्वल इक्वालिटी हमें किस तरह से पता चलेगी, किसी एक को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगी। तो इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या होगी, जब आपकी ऑर्डर भी सेम हो 2 मैट्रिक्स को, हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल है अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और उसके अंदर वैल्यू भी सेम हो। जैसे अगर इसको सिर्फ इसी से मैं देखूं, इसकी 2 रोज और 2 कॉलम है, 2 रोज और 2 कॉलम है, ऑर्डर इन दोनों का सेम है। अगर सिर्फ ऑर्डर के हिसाब से मैं देखूंगा तो ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है, पर इक्वल हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है, इधर 0 है, इधर 3 है, इधर -7 है। तो इक्वल किन मैट्रिक्स को कहेंगे हम, जिनमें दोनों एग्जैक्टली सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ, बाकी बुक वाले भी देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3 1 7 इक्वल्स टू 5 - 3 8 - 5 9 - 8 9 - 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इधर 2 है पर इधर 5 - 3 लिखा है, पर मुझे पता है 5 - 3 भी क्या होता है 2, 8 - 5 भी क्या होता है 3, 9 - 1 भी, सॉरी 9 - 8 भी क्या होता है 1, 9 - 2 क्या होता है 7। तो ये आपस में इक्वल हो गए, वैल्यू चाहे प्लस माइनस ये पूरी एक वैल्यू कंसीडर होगी। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एक कॉलम ये एक कॉलम ये, एक कॉलम नहीं, ये पूरा एक कंसीडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके दरमियान में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा हुआ है। तो जब सॉरी अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा हुआ है, जब 2 वैल्यूज आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो वो एक ही आंसर, रिजल्ट उनका एक ही होता है। जैसे 2 × 4 है, आंसर 8 है, हम ये नहीं कह सकते इसके 2 आंसर्स हैं, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिसेस में क्या आएगा, सबसे पहले ए है, तो ए हमारे पास क्या लिखा था 3 और उसके साथ जो इक्वल है वो 5 - 2, ये सी ऑप्शन है। तो 5 - 2 का आंसर भी क्या आता है 3, तो ए और सी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से बी क्या है 3 और 5। फिर आई अगर आप देखें तो आई है 3 और 3 + 2, तो 3 + 2 भी क्या होता है 5, तो ये भी सेम है। ये आपके अगर बुक होगी आप देखोगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। जो जो सेम है आपने बस बता देना है।
जैसे आप इनका आंसर में क्या लिखोगे, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू आई। तो इसी तरह से दूसरा एक और भी वो जो वैल्यू है 2+2, एच और जे आपस में बराबर है, एच है 4062, जे है हमारे पास 2+2 4 होता है, 2+8 4 6 होता है, 2-2 0 होता है, 2+0 2 होता है, तो ये भी सेम हो जाएंगे। इसका आंसर सिर्फ आपने ऐसे देना है, ए एंड सी इक्वल है, बी और आई इक्वल है। खैर ये क्वेश्चन आपकी नहीं है। आगे अगर इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन, वैसे अगर मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ तक फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाता हूँ, फिर नेक्स्ट में ये वाला करवाता हूँ। तो अब क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये इकट्ठा ही हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो इकट्ठा ना पढ़िएगा, पहला दिन का लेक्चर इतना रखें, इसको डाइजेस्ट करें, जब ये समझ लग जाएगी उसके बाद नेक्स्ट पे जाए। खैर अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें ये, अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस पढ़ा ना, इसमें वही चीज उसने बता दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल बराबर है। तो अगर ये आपस में बराबर हो, हमने क्या करना है, हमने ए बी सी एंड डी फाइंड करना है। हमने क्या करना है, ए बी सी डी फाइंड करना है। ये मैट्रिसेस आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये बराबर है तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड सेकंड के इक्वल है, थर्ड थर्ड के इक्वल है, फोर्थ फोर्थ के इक्वल है। तो और दूसरी चीज समटाइम हो सकता है मैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करूं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करूं, इस चीज से फर्क इतना क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। फिर a माइनस 2b किसके इक्वल आ रहा है, -7 के इक्वल। c माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल। और 4d माइनस 6 किसके इक्वल आ रहा है, 2d के इक्वल। अब इसमें एक थोड़ा सा मसला होता है, अगर वो टेक्निकली देख के किया जाए, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कंफ्यूजन ये हो जाती है यार, यहाँ पे हमने अब ए बी सी डी निकाला, सबसे पहली जो वैल्यू आ गई ए और सी आ गया, हम कैसे निकालेंगे। फिर दूसरी उसमें ए और बी आ गया, हम कैसे निकालेंगे। तो एक मिनट के लिए इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब आओ इस पे। यहाँ पे क्या c-1, हमने क्या करना है, सी भी निकालना है। तो उसने हमें ये नहीं कहा कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है, हमें जो आसान लगता है, जो निकल सकता है, पहले वो निकालो। सी निकाल लेते हैं, -1 उस साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा +1। तो 3+1 क्या हो गया 4, एक वैल्यू हमारी निकल आई। ठीक है, इसका तरीका है जब आपने कोई वैल्यूज निकालनी है तो आप देखो जिस इक्वेशन में एक तरह की वैल्यूज है, जैसे इसमें सिर्फ सी ही था और बाकी कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में क्या सिर्फ डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, और बाकी कांस्टेंट है। ठीक है, अब 4d, अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि हमने डी फाइंड करना है तो डी हम दोनों एक साइड पे कर लेंगे, बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे। 2d जब इस साइड पे आएगा तो क्या देगा, -2d, और क्योंकि 6 कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी साइड, ये कांस्टेंट से मुराद के एक वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है उसके जो दूसरी है, वैसे कांस्टेंट का अपोजिट वेरिएबल टर्म होती है, वो फिलहाल इधर यूज नहीं हो रही। तो खैर जो अननोन वैल्यू है उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, कांस्टेंट में दूसरी वैल्यूज को कह रहा हूं, जैसे ये -6 है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6। अब 4d में से 2d निकालना, लाइक आपका 4 मार्कर्स है, मेरे पास फिलहाल 3 है, आपके पास 4 मार्कर्स है, 4 मार्कर्स माइनस लेट्स सपोज इसके साथ एक और है, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम फर्स्ट कहते हैं, इसके साथ एक और मार्कर है ब्लैक के साथ, लाइक येलो है। तो 4 टोटल मार्कर्स है, ये ब्लैक और येलो वाला मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी मेरे पास कितने रह गए, 2 मार्कर्स। इसी तरह से 4 टाइम्स डी है और 2 टाइम्स डी है, 4 में से 2 टाइम्स माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स डी इक्वल्स टू 6। डी फाइंड करना इधर ही रहा, 2 मल्टीप्लाई होगा क्या देगा, डिवाइड, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो d इक्वल आ जाएगा 3/1 which is equals to 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखो तो नाउन है कि वो है ही है, उसको हम छुपा के रखते हैं। खैर, और दूसरी चीज जब इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाना है तब आंसर साइन बदलना है, जैसे इधर से इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके डिवाइड हुआ है, इधर जब थे यहाँ पे ये माइनस होकर जाके प्लस हुआ, इसके साथ 2d के साथ कोई साइन नहीं था तो इस साइड पे आया तो ये क्या हो गया, माइनस। कोई साइन ना होने का मतलब है प्लस होता है, जैसे भी इधर मैंने बताया कि कुछ भी नहीं डिनोमिनेटर में या बड़े के नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1 होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई साइन नहीं लिखा हुआ किसी वैल्यू से पहले तो
प्लस हम कंसीडर करते हैं, और दो वैल्यूज के दरमियान में जैसे 2 और ये d है, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसे यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको जब उस साइड में लेके गया हूं तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू जब दूसरी साइड में जाती है तो डिवाइड होती है। खैर ये ऐसा ऐसा प्रैक्टिस आपको आता जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहां से हमने शुरू किया, c निकल आया, अब c को मैं इधर पुट करता हूं, पुट c इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, a प्लस c की जगह क्या आ गया 4 इक्वल्स टू 0। मैंने a निकालना, 4 उस साइड में जाएगा, क्या होगा 0 माइनस 4। 0 में कोई भी चीज प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -4 वैसे ही आ गया। अब इधर आ जाओ, a माइनस 2b है तो a का b हमने निकाला तो इधर पुट कर दो, पुट a इक्वल टू -4, तो क्या हो जाएगा -4 माइनस 2b इक्वल टू -7। -4 को साइड में हमने फाइंड करना b, तो b वाली वैल्यू इसी साइड पे रही, -4 ऊपर जाए क्या देगा +4, प्लस माइनस माइनस -7 प्लस 3 क्या देगा, सॉरी -7 प्लस 4 क्या देगा -3 और -2b, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में प्लस है, 1 मिनट में देख के बताता हूँ। -4 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +4, अब प्लस माइनस क्या हो गया -7 माइनस 4 क्या हो गया 3। बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो वो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया जी। इस क्वेश्चन में इधर हमारे पास प्लस आना है, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, इधर प्लस है तो यहाँ पे कुछ ना भी लगाओ। अब हमने क्या करना था, b निकालना, b इधर ही रहेगा, 2 और b के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर पहले ना हो किसी वैल्यू से तो उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं, एंड वाले को हम अगर दो वैल्यूज के दरमियान में ना हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करते हैं। और एक जो मिस्टेक्स अक्सर बच्चे कर देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई और आधा जाके डिवाइड, तो 3/2 लिखने की बजाय वो 2/3 लिख देते हैं, तो एक्चुअली में अब हम 2 को नहीं डिवाइड कर रहे हैं, अब हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। खैर अभी हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है काफी सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज।